नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आनंद, और तमाम हमारे श्रोताओं का स्वागत है। क्रिकेट के साथ फुटबॉल और बैडमिंटन से भी जुड़ी खबर है। हम हॉकी विश्व कप की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला कल तिरुवनंतपुरम में। इटली ने हंगरी को 2-0 से हराकर नेशंस लीग फुटबॉल फाइनल्स में बनाई जगह। हंग 3 फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत और वियतनाम का मैच जारी। ताजा समाचार मिलने तक वियतनाम 3-0 से आगे। और एचएस प्रणॉय की बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में टॉप 15 में हुई वापसी। सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली श्रृंखला का। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरा T20 मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में और तीसरा मुकाबला 4 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाना है। T20 विश्व कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की ये अंतिम श्रृंखला होगी। लेकिन इससे पहले थोड़ी टेंशन की खबर यह है कि दीपक हुड्डा चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। बोर्ड ने बताया है कि दीपक को बैक इंजरी हुई है। वहीं हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। 28 सितंबर से जो श्रृंखला शुरू हो रही है उसमें शाहबाज अहमद को दीपक हुड्डा की जगह और श्रेयस अय्यर को हार्दिक पांड्या की जगह शामिल किया गया है। गिरीश, सबसे पहले अगर बात करें, ये जो 2 इंजरीज, एक इंजरी हुई है और एक आराम हार्दिक पांड्या के बारे में सोचा जा सकता है कि उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया है फ्रेशनेस को लेकर। दीपक हुड्डा वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा हैं। कितनी जल्दी रिकवर करते हैं? क्या श्रेयस अय्यर ही उनके बैकअप होंगे? बैकअप तो पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि श्रेयस अय्यर बतौर बैकअप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये एक भारतीय टीम के लिए वाकई में एक सवालिया निशान है। यहाँ पर पिछले पूरा 6 मैचेस की वो जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया, फिर अब साउथ अफ्रीका, वहां पर वो नदारत रहेंगे। तो लेकिन अभी भी वक्त है और उनको रिकवर करने का चांस है। तो अभी भी जो सेलेक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको रूल आउट नहीं कर रहे हैं। एनसीए में जाएंगे, वहां पर रिकवर करेंगे। और क्योंकि वो एक इंडियन थिंक टैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है इस वक्त, और टीम उनके बिना अभी कल्पना नहीं करना चाहती। तो अगर ऐसा लगेगा उनको कि वाकई इनकी वापसी में कोई संदेह है, तो फिर एक बैकअप प्लान और जो है रिप्लेसमेंट आ सकता है उनकी जगह। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भी बहुत माथापच्ची करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ श्रृंखलाओं में कई सारे खिलाड़ियों को मौका दिया गया। अब चूंकि ये लास्ट सीरीज है बिफोर वर्ल्ड कप, क्या देखते हैं कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच की जो गुत्थी है उसको कैसे सुलझाएंगे द्रविड़ और रोहित? देखिए, जब पहले भी जब धोनी थे तब कार्तिक थे। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ एक ही विकेटकीपर बल्लेबाज के साथ भारत कभी खेला है। लेकिन यहाँ पर गुत्थी जो है वो डेथ बॉलिंग की सुलझानी पड़ेगी। जो अभी हमें देखा कि इंडिया के पास, और रोहित खुद कह चुके हैं कि उनके पास जो है कम से कम डेथ बॉलिंग का जो विकल्प है वो यहाँ पर ठीक करना चाहते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा, बड़े मैदान होंगे, तो इस लिहाज से बल्लेबाजों के पास वो मौका नहीं होगा कि वो एक हर किसी गेंद पर प्रहार करके छक्के मारे, क्योंकि बड़ा मैदान होगा, कैच होने की संभावना है। लेकिन जो आप ये देखें कि अभी हार्दिक और भुवनेश्वर को रेस्ट किया है, और शमी जो है वो कोविड की वजह से अभी भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर हर्षल पटेल की भी एक प्रॉब्लम ये रही है इस जो पिछली सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर उनका कैरियर इकोनॉमी जो है 9 के लगभग करीब का था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो प्रति ओवर 12 रन से ज्यादा रन दे रहे थे, क्योंकि मिश्रण जो करने में असफल हो रहे थे। तो उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान का वो फायदा उनको मिलेगा। और मुख्य स्तंभ है तो रोहित शर्मा का भी मानना है कि बॉलर्स जो है उनको सबको शामिल किया जाएगा। जैसे आप ये देखिए, चहल को मौका मिला था, तो इस सीरीज में अश्विन को भी मौका मिलेगा, जो उनको बेंच पे बैठना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो सीरीज है यहाँ पर और गेंदबाजों को आजमाया जाएगा। क्या अर्शदीप को भी इस श्रृंखला में भारतीय टीम प्लेइंग 11 में शामिल करेगी? देखिए, ये तो अभी किस हिसाब से अटकलें बनती हैं
वो हैं टीम में। और डेथ आप एशिया कप देखें तो उनका बहुत ही अच्छा एशिया कप गया। अब एक कैच उन्होंने छोड़ा, उसके बावजूद एक नए खिलाड़ी और उनको 19वां ओवर 20वां ओवर जहां पर उन्होंने टीम को संभाला, तो इस हिसाब से वो एक महत्वपूर्ण कड़ी बन रहे हैं भारतीय टीम में। दक्षिण अफ्रीका से कितनी चुनौती की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, एनरिक नॉर्किया हैं, कगिसो रबाडा हैं, जो आईपीएल में खेलते रहे हैं और इन भारतीय कंडीशन से बहुत यूज्ड टू हैं। देखिए, चुनौती की बात अब तक ये सीरीज हो रही थी कि दक्षिण अफ्रीका जो है भारत में सीरीज हारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने श्रोताओं को एक बात बताना बहुत जरूरी है आनंद, कि सीरीज क्यों नहीं हारी। क्या इंडिया पिछड़ गई उनसे? ऐसा नहीं था। अगर आप ये देखें कि जो द्विपक्षीय सीरीज होती है T20I की, तो उसमें जो पिछली सीरीज हुई थी इसी साल जून में हुई थी, जहां पर 5 मैचेस की सीरीज थी और वो मुकाबला हमारे 2-2 पे अंत खत्म हुआ था और 5वां मैच जो है बारिश की भेंट चढ़ गया था। तो इस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि भारत सीरीज हार गया वहां पर। लेकिन पहले 2 मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की और 2-2 पर मुकाबला वहां पे किया। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका 2015 में भी आई थी, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही हालात रहे थे कि पहला मैच जो है धर्मशाला में बारिश के भेंट चढ़ गया और सीरीज जो है 1-1 के बराबर हो गई। तो इस लिहाज से वो सीरीज नहीं हारे। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले कुछ उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी बेहतरीन रहे। घर पर उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जितना वो अवे खेलते आए। अवे अगर आप देखेंगे तो आयरलैंड को 2-0 से हराया उन्होंने, इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फिर वेस्ट इंडीज को 4-1 से हराया। तो इस हिसाब से मतलब ये जो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, और उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका की टीम में तेम्बा बउमा की वापसी हुई है। इसी साल जून 2022 में जब भारतीय टीम आई, भारत आई थी वो टीम, तो उनको चोट लगी थी, उसके बाद वो खेल नहीं पाए थे। और एक है सबसे बड़ा झटका उनका है जो वेंडर डुसेन है, वो टीम से बाहर है, उनकी उंगली की चोट लगी है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा जो है यहाँ पर एक कमी खलेगी उनकी। लेकिन जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, प्रिटोरियस हैं और वेन पार्लर, इनके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा दक्षिण अफ्रीका का। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमों के बीच मैच रोमांचक होगा और कल स्पोर्ट्स कैन में हम इस मैच का अपडेट भी आपसे साझा करेंगे। भारत ए ने न्यूजीलैंड ए के साथ एक दिवसीय श्रृंखला का समापन जीत के साथ किया है। भारतीय टीम 106 रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम करने में सफल हुई है। पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने 49.3 ओवर में 284 रन बनाए। भारत के लिए संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक जड़े। सैमसन ने 54 और वर्मा ने 50 रन की पारी खेली। जवाब में कीवी टीम 38.3 ओवर में 178 रन ही बना सकी। राहुल चाहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। गिरीश, एक खिलाड़ी जो लगातार बढ़िया खेल रहा है और शायद वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, संजू सैमसन। बिल्कुल, लेकिन आप कितने विकेट कीपर ले जाएंगे? दिनेश कार्तिक हैं, ऋषभ पंत है, संजू सैमसन। हालांकि संजू सैमसन को मौका मिलेगा इसके बाद जो एक दिवसीय सीरीज होगी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही, तो वहां पर माना यह जा रहा है कि आप वहां पर उनको खेलता हुआ देख सकते हैं। लेकिन वो जो सीरीज है आनंद, इंडिया से ज्यादा वो मायने रखेगी दक्षिण अफ्रीका के लिए। अगर आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जो अभी तक भी 2023 की जो वर्ल्ड कप भारत में होने वाला उसके लिए क्वालिफाई नहीं की है। क्वालिफाई सिर्फ 8 जो प्रथम 8 टीम है तो वही करती है। और दक्षिण अफ्रीका ने यह भी घोषणा कर दी है कि वो अगले साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने घरेलू प्रतियोगिता जो ऐसे T20 है, साउथ अफ्रीका T20 लीग है, उसमें अपने खिलाड़ियों को खेलने देंगे। तो इस लिहाज से जो उनके जो पॉइंट्स है वहां पर ये मायने रखेंगे। और आप इंडिया ए की बात कर रहे हैं तो इंडिया ए जो 3 मैचेस चेन्नई में खेले गए, जहां पर भारतीय गेंदबाजों का प्रमुख योगदान रहा। अगर आप पहला मैच देखें तो वो 22 सितंबर को हुआ था, जहां पर न्यूजीलैंड को 167 पे ही ऑल आउट कर दिया था और 31.5 में ही हमने वो चेज कर लिया 170 पे 3। फिर उसके बाद 25 तारीख को जो मुकाबला हुआ उसमें न्यूजीलैंड को 219 पे ऑल आउट कर दिया। वहां भी गेंदबाज, पहला जो मैच था उसमें शाहबाज अहमद थे, उसके बाद वो नहीं खेले। और ये आज का जो मुकाबला, इसमें इंडिया ने, यहाँ के बल्लेबाजों ने एक बड़ा टारगेट रखा 284, जिसमें संजू सैमसन 54, तिलक वर्मा 50, लेकिन गेंदबाजों ने 178 पे ही सीमित कर दिया। इस लिहाज से ये जो आप देखेंगे तो ये सीरीज गेंदबाजों के नाम मैं कह सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल। और जो महिला रैंकिंग की अब बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंच गई हैं। स्मृति मांधना को भी वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। मांधना एक स्थान ऊपर आकर 6ठे स्थान पर आ गई हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 24वें पायदान पर पहुंच गई हैं।
पूजा वस्त्रकार 4 पायदान चढ़कर 49वें स्थान पर हैं और हरलीन देओल 46 खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए 81वें स्थान पर काबिज हैं। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने गेंदबाजों की सूची में 35वें स्थान पर जगह बनाई है। वहीं महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 5वीं रैंक के साथ रिटायर हुई हैं। रैंकिंग के अलावा जो महिला क्रिकेट में चर्चा चल रही है पिछले 2-3 दिनों से गिरीश, वो है दीप्ति शर्मा ने जो रन आउट किया, उसकी ज्यादा चर्चा चल रही है। पहले वो विवाद हो गया, दीप्ति ने कहा कि मैंने वार्निंग दी थी, इंग्लैंड के बल्लेबाज ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आनंद, कई लोग कई बातें कर रहे हैं, एक तरह से लॉ बन गया। जब मैं भी मैच देख रहा था, करीब मतलब लेट भारतीय समय अनुसार लेट मैच जाता है, तो मुझे भी एक बार लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब 4 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले आईसीसी ने घोषणा की कि एक लॉ बन चुका है, क्योंकि अब आप ये बताएं कि क्या विकेट कीपर बैट्समैन को ये बोलेगा कि मैं वार्निंग दे रहा हूं तब मैं स्टंपिंग करूंगा। लेकिन अब वो बात रहने दी। अब बात यहां पर थी दीप्ति शर्मा की कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। तो एक पत्रकार हैं पीटर डेला पेना, जो अमेरिकी क्रिकेट पर नजर रखते हैं, उन्होंने काफी अच्छा एनालिसिस निकाला और मैं काफी उनसे उनके जो एक उन्होंने वीडियो निकाला। तो जो इंग्लिश बैटर हैं वो लगातार बाहर, क्रीज के बाहर थी और उनको कई बार जो है उनको वार्निंग दी गई कि आप ऐसा मत कीजिए। और कई दूसरे गेंदबाजों के क्रम में भी वो नॉन स्ट्राइक गेम से बाहर थी। और दीप्ति शर्मा उस वक्त शॉट पे फील्डिंग कर रही थी और उन्होंने देखा कि हमेशा ये बाहर रह रही है और उसका उन्होंने फायदा उठाया। और मुझे लगता है कि अगर आपको जीतना है मैच और अब रूल बन गया तो क्यों नहीं, आप स्पिरिट ऑफ गेम की बात कर रहे हैं। स्पिरिट ऑफ गेम अब वो बात रह गई है। इंग्लैंड ने खुद ये काम किया हुआ है, इंग्लैंड मेंस टीम ने काम किया हुआ है। फिर अश्विन ने भी एक अपनी एक चुटकी लेते हुए कहा कि मेरा ही नाम क्यों आता है। लेकिन ये सब बातें अलग है। लेकिन जब रूल बन गया तो हमें अब यहाँ पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि आप रूल को फॉलो कीजिए और सीधा और उस पर कायम कीजिए। अब बात करते हैं फुटबॉल की। लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी इटली फुटबॉल टीम ने हंगरी को 2-0 से हराकर नेशंस लीग फाइनल्स में जगह बना ली है। इटली के लिए जियाकोमो रासपडोरी और फेडरिको डिमार्को ने गोल दागे। इटली, नीदरलैंड और क्रोएशिया ने अगले साल जून में नीदरलैंड में होने वाले फाइनल्स के लिए अंतिम 4 में जगह बना ली है। पुर्तगाल और स्पेन में से भी एक टीम इसमें शामिल होगी, जिन्हें आज रात आपस में खेलना है। इंग्लैंड और जर्मनी ने वेम्बले स्टेडियम पर 3-3 से ड्रॉ खेला। इंग्लैंड पिछले 6 मैचों में एक भी जीत नहीं सका है और नेशंस लीग में निचले राउंड में खिसक गया है। वहीं जर्मनी ने 7 में से एक ही मैच जीता है। इटली ग्रुप ए 3 में 11 अंक लेकर टॉप पर रहा। हंग थिन फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत और वियतनाम का मैच अब से कुछ क्षण पहले ही समाप्त हुआ है और वियतनाम ने भारत को 3-0 से हरा दिया है। मैच का पहला गोल 10वें मिनट में वैन डक ने किया। दूसरे हाफ के 49वें मिनट में वैन टॉन ने गोल कर मेजबान टीम की बढ़त 2 गुनी कर दी। तीसरा गोल 71वें मिनट में वैन क्वेट ने किया। गिरीश, ये जो 2 फ्रेंडली मुकाबले हम खेलने गए थे, सिंगापुर की रैंकिंग हमसे बेहद नीचे थी, फिर भी हम उनसे 1-1 ड्रॉ खेले। और अब वियतनाम, जिनकी रैंकिंग हमसे बेहतर थी, हम उनसे 0-3 से हार गए हैं। कैसे देखते हैं स्कोर को, चूंकि एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से ये फ्रेंडली मैचेस खेले जा रहे हैं? हाँ, फ्रेंडली मैचेस खेले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वियतनाम की फुटबॉल टीम की तारीफ करनी होगी। अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें इससे पहले, तो 17 मुकाबले भारत और वियतनाम ने एक दूसरे के साथ खेले थे, जिसमें भारत की टीम 10 मैचेस जीती, वियतनाम ने 5 और 2 ड्रॉ रहे। अब जो है या क्लीन शीट रखा दोनों ही मैचेस में। सिंगापुर के खिलाफ 4-0 से वो जीते, भारत के खिलाफ 3-0 से। जो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि भारत ने अपने जो है प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। 3 बदलाव उसमें चिंगलन सेना सिंह, संदेश झिंगर, उदांता आए, क्योंकि 2 ये लोग वीजा की प्रॉब्लम थी जिससे सिंगापुर के खिलाफ नहीं खेल सके और नरेंद्र, रोशन नादराम और लिस्टन क्लासे को बाहर करना पड़ा। वहीं पर वियतनाम ने 7 बदलाव किए, उन्होंने अपने बेंच इंस्टेंस को ट्राई किया। तो आप ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी भूमिका इस टीम में अगर वियतनाम की है तो वो उनकी कोच की भूमिका है, जिन्होंने काफी मेहनत की। अब एक असिस्टेंट होते थे पहले, पार्क होंग सियो, और जो उन्होंने अपनी टीम को काफी आगे वो ले गए और उसी का नतीजा है कि वो टॉप 100 में शामिल हैं। और भारत मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि मैच अभी कुछ
क्षण पहले ही खत्म हुआ है, तो हमें पहले 10वें मिनट में ही झटका लग गया, जहां पर पहला गोल करते हुए वियतनाम ने 1-0 की बढ़त ली और वो गोल किया। फैन वैन ड्यूक ने एक कॉर्नर किक थी, बहुत अच्छा गोल मारा उन्होंने। उसके बाद जो हमारे गोलकीपर है गुरप्रीत सिंह संधू, उनके पास कोई जवाब नहीं था। पिछले मैच में भी सिंगापुर के खिलाफ एक डिफ्लेक्शन से वो सेट पीस पे गोल खा बैठे, अदरवाइज हम वहां पर 1-0 से मुकाबला जीत सकते थे। फिर भारत को झटका लगा जब एक बदलाव करना पड़ा, फोर्स बदलाव करना पड़ा इस्तेमाल को, जब राहुल केपी को अंदर आना पड़ा और सहल अब्दुल समाद वो चोटिल हो गए। फिर 1-0 से पहला हाफ खत्म होने के बाद दूसरा हाफ अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन 49वें मिनट में ही वहां पर गोल खाकर 2-0 की बढ़त ले ली और तीसरा गोल 17वें मिनट में आया। तो 49वां मिनट और 17वें मिनट में जो 2 गोल आए, ये दोनों गोल एक ही खिलाड़ी न्यूआन वन तोन ने मारे। तो इस लिहाज से ये ट्रॉफी जो है वियतनाम ने जीत ली है, और क्योंकि दोनों ही मैच उन्होंने सिंगापुर और भारत के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीता। जी हाँ, उम्मीद करेंगे कि भारतीय फुटबॉल टीम आने वाले मुकाबलों में अपने रंग में लौटे और एक शानदार फॉर्म का परिचय भी दे। बैडमिंटन की बात करें तो स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर आज बैडमिंटन विश्व महासंघ की जारी नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष 15 में वापसी कर ली है। प्रणॉय 1 स्थान के फायदे के साथ 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। युवा लक्ष्य सेन 9वें स्थान पर बने हुए हैं और पुरुष रैंकिंग में टॉप भारतीय खिलाड़ी हैं। किदाम्बी श्रीकांत 1 स्थान के फायदे के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चोट के कारण विश्व चैंपियनशिप और जापान ओपन से बाहर रही 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला रैंकिंग में 6ठे स्थान पर बनी हुई हैं। साइना नेहवाल 1 स्थान के फायदे के साथ 31वें पायदान पर हैं। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष जोड़ी पहले की तरह 8वें स्थान पर बनी हुई है। एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी 3 स्थान आगे बढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गई है। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एनसिक्की रेड्डी 2 स्थान के फायदे से 23वें स्थान पर हैं। गिरीश, नेशनल गेम्स 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में शुरू हो रहे हैं और सिंधु ने कहा है कि वो चोट के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगी, ओपनिंग सेरेमनी में जरूर मौजूद रहेंगी। हाँ, घरेलू दर्शकों को कम से कम उनका मैच देखने का एक अवसर जो है वो खो गए। लेकिन यहाँ बात तारीफ करनी होगी एचएस प्रणॉय की, जिस हिसाब से वो वापसी की है। 4 साल पहले वो टॉप 15 में थे और इस बीच में काफी चोटिल हुए, चोट से संघर्ष करते हुए फिर आए। अभी एक समय था जब वो टॉप 10 में भी थे, 8वीं उनकी सर्वोच्च रैंकिंग थी। लेकिन आप देखें ये जो साल है उनके लिए काफी बेहतरीन घटा है और उनका जो गेम है, अगर हम बैडमिंटन फॉलो करते हैं तो तमाम अलग दूसरे खिलाड़ी हैं, किदाम्बी हैं, फिर जैसे आपने लक्ष्य का नाम लिया, तो इस हिसाब से वो सब अपने एक उन्होंने स्थान बनाया हुआ। लेकिन जिस हिसाब से ये थॉमस कप में वापसी करवाई, बहुत महत्वपूर्ण मैच जीता। लेकिन इस साल का अगर आप देखें तो मार्च जो जनवरी में वो इन्होंने इंडियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, फिर उसके बाद जनवरी में ही सैयद मोदी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इस लिहाज से इनकी रैंकिंग जो है बढ़ती रही। उसमें मार्च 2022 में जर्मन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और ऑल इंग्लैंड में वो हालांकि फर्स्ट राउंड में हार गए, लेकिन स्विस ओपन के रनर अप रहे और इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में, मलेशिया मास्टर के सेमीफाइनल में, सिंगापुर ओपन के क्वार्टर फाइनल, जापान ओपन में क्वार्टर फाइनल। लेकिन इसके अलावा जो 4 साल है उन्होंने जिन खिलाड़ियों के साथ संघर्ष किया, उनको हराया, उसमें लिन डैन, ली चोंग वे, तौफिक हिदायत, विक्टर एक्सेलसेन, केंतो मोमाटो, इतने बड़े नाम के साथ वो खेलकर और अभी भी फिटनेस, और सबसे बड़ा मुझे तो लगता है कि कुछ दिन पहले ही उनकी शादी हुई है और लेडी लक उनके साथ है। तो एचएस प्रणॉय का जो गेम है वो मुझे लग रहा है कि अपने सुप्रीम फॉर्म में और मजेदार, भारत को कम से कम एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छे मुकाबले दिखाने को दर्शकों को मिलता है। पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा 2023 में भारत का पहला मैच 13 जनवरी 2023 को स्पेन के साथ होना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच ने आज ये जानकारी दी। एफआईएच ने बताया है कि ये मैच राउरकेला के नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारत को पूल डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ रखा गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 13 जनवरी को ही ओलंपिक 2016 की स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना और अफ्रीका की सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम दक्षिण अफ्रीका के बीच उद्घाटन मैच के साथ होना है, जो भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 44 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को शाम 7 बजे भुवनेश्वर में खेला जाएगा। बेल्जियम वर्तमान विश्व चैंपियन है, जिसने 2018 के संस्करण के फाइनल में नीदरलैंड को हराया था। गिरीश, अब समय नहीं है कि हॉकी विश्व कप या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया आनंद।
आज का स्पोर्ट्स कैन इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात ढेर सारी खेल खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।